नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं वैसाल आजम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबर खास में आज फिर एक बहुत ही खास मौजूद। दरअसल पूरे मुल्क में जो एक फिजा है उसमें NRC, ये 3 अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा आजकल सुर्खियों में है, चर्चा में है। NRC इसका मतलब होता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। लेकिन जिस तरह से आसाम में NRC को लागू किया गया और फिर अगस्त के आखिर में इसकी एक फहरिस्त जारी हुई और 19 लाख के करीब ऐसे लोगों की निशानदेही हुई जिन्हें फिर से अपनी शहरियत को साबित करना है, वो पहले मरहले में नहीं कर पाए। अब उन्हें ट्रिब्यूनल के सामने हाजिर होना है, उसके ज़रिए भी बहुत सारे कानूनी चाराजोई उसकी है। लेकिन उसको लेकर एक ऐसी फिजा बन गई है और कई ऐसे आवाज बुलंद हो रही है अब उन गोशों से भी जिनके बारे में यह तस्वर किया जा रहा था कि जब इसके लागू करने की बात की जा रही थी तो वो खामोश थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस मरहले से गुजरने के बाद ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल साफ और शफाफ नहीं है जैसा कि तस्वर किया जा रहा था, या जिस तरह इसके सियासी माने मतलब निकाले जाने की कोशिशें थी वैसे शायद नतीजे बरामद नहीं हो रहे हैं। इसी बीच अब असम के बाद कई रियासतों के लीडरों के जरिए से ये बातें सुनने में आ रही हैं, खुसूसन ऐसी रियासतों में जहां पर बीजेपी बरसे इक़्तिदार है कि NRC हम अपने यहां भी कराएंगे। ताज़ा मिसाल है वो झारखंड की है, जो झारखंड बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है मॉब लिंचिंग को लेकर, हुजूमी तशद्दुद को लेकर। आए दिन वहाँ ऐसे वाक़यात सामने आते रहते हैं और झारखंड में अनकरीब असेंबली के इंतखाबात भी होने हैं। वहाँ इसी बीच वहाँ के वज़ीर आला रघुवर दास ने यह कहा है कि झारखंड में भी हम NRC कराएंगे। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में NRC को लेकर बिल्कुल एक अलग फिजा है। इन तमाम चीज़ों का आज हम अहाता करने की कोशिश करेंगे अपने इस खास पेशकश में कि आखिर NRC को लेकर हंगामा क्यों है बरपा। কোটি কোটি টাকা কোথায় ছিল? 5 বছর আগে 1 পয়সা ছিল না, আর আজকে দেখুন শপিং মল টুমটুম করছে পার্টি অফিস, টুমটাম ডুমডাম ব্যাংক উঠিয়ে দিচ্ছে, পার্টি অফিস চলছে। এই জিনিস আজকে সারা দেশে চলছে। আমার অনেক প্রত্যাশা ইয়াং জেনারেশনের কাছে, বাবা মা তোমাদের মানুষ করেছে, ভাই বোনদের আমরা মানুষ করি, তোমরা নিজেরা মনে রেখো আমি সেই নতুন প্রজন্মকে ভালোবাসি যারা গর্জে ওঠে, যারা তুলছে ওঠে, যারা প্রাণবন্ত হয়, যারা ভয় পায় না, যারা এগিয়ে যায়, যারা অন্যায়কে মানে না, প্রতিরোধ করে, প্রতিরোধ করে, শোষণের বিরুদ্ধে, বঞ্চনার বিরুদ্ধে, অবহেলার বিরুদ্ধে, মানুষের উপর অবিচারের বিরুদ্ধে, ভাগাভাগির বিরুদ্ধে। আমি চাই আমার ছাত্র যৌবন একজোট হয়ে এগিয়ে আসুন। ভুলে যান কোন রাজনৈতিক দল করেন। সিপিএম এর অস্তিত্ব এখানে নেই, কংগ্রেসের অস্তিত্ব এখানে নেই। বিজেপিকে লড়তে পারে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির অস্তিত্ব এখানে টাকায় ওরে, টাকা আর এজেন্সি। ওই টাকা আর এজেন্সিকে লড়বার ক্ষমতা তৃণমূল কংগ্রেসের আছে। অজনকে জেলে ঢোকাবেন, ঢোকান না, একটু দেখি না কটা জেল তৈরি করতে হয়। আসামে যাদের নাম্বার দিয়েছে একটা জেল তৈরি করছে, তাদের সব জেলে রেখে দেবে। আরে বাংলায় আমার পরেও আমার ছোটরা আসবে, আমি যতদিন বেঁচে আছি তোমার ক্ষমতা থাকলে তুমি NRC করবে, আর আমি মরে গেলেও আমার দল করতে দেবে না। আমাদের ইয়াং জেনারেশন 4টে জেনারেশন আমি তৈরি করে দিয়ে গেছি। গেম ইজ নট দ্যাট ইজি। তোমরা করবে আর ওখান থেকে দমদম করে পুলিশ চলে আসবে। আমাদের এখানেও দমদম আছে। তোমার ওখানে যদি দমদম করে চলে আসে, আমার এখানেও দমদম আছে। নেই বেলগড়িয়া দমদম আগে নেই, পুরো আছে। সুতরাং আমরা একটা দমদমের পরিবর্তে আর একটা দমদম দিয়ে দেবো। তুমি দমদমা অনুদ্যম দেবে, আমি তোমাকে মানবিকতা দিয়ে আন্দোলন দিয়ে জয় করিয়ে দেবো। আমি দেখবো কার কত চোর। সুতরাং পরিষ্কার বলে যাই, NRC নিয়ে বিজেপিকে জানাই ধিক্কার।
जी हाँ, एनआरसी को लेकर बात उठ रही है कि हंगामा क्यों है बरपा। अभी आप ममता बनर्जी को सुन रहे थे, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला, ये इस वक्त बराह रास्त अभी खिताब कर रही हैं। दरअसल कोलकाता में आज एक अजीम रैली है और उस रैली को लीड करते हुए काफी लंबी दूरी तक पैदल चलते हुए ममता बनर्जी ने पहले तो इस रैली को लीड किया और अब वहां पर यह खिताब चल रहा है। वो अपने मकामी ज़बान बांग्ला में यह खिताब कर रही है। दरअसल ममता बनर्जी का यह कहना है कि आसाम में जैसा कुछ हुआ, जिस तरह से आसाम में एनआरसी को लागू किया गया, हम उसे मगरबी बंगाल में किसी सूरत नहीं होने देंगे। आग से ना खेलें, हम तैयार हैं। आसाम में पुलिस की मदद से ऐसा किया गया, यहां हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये कुछ बातें हैं जो ममता बनर्जी इस वक्त बराह रास्त खिताब कर रही है और लोगों को बता रही हैं। तो मामला असल यह है कि आसाम में एनआरसी की हतमी फहरिस्त जारी होने के बाद मगरबी बंगाल में एनआरसी नाफिज करने की बातें की जा रही हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी मरकजी हुकूमत के इस फैसले की सख्त मुखालफत कर रही हैं और एनआरसी की मुखालफत में ममता बनर्जी ने कोलकाता में जिस वक्त अभी खिताब कर रही हैं, पहले एक एहतजाजी रैली हुई, इस रैली से उनका खिताब हो रहा है, वो खिताब अभी जारी है, हमने आपको थोड़ी देर सुनाया। वहीं दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद की जनरल काउंसिल की मीटिंग में एनआरसी का मामला छाया रहा। जमीयत उलमा हिंद आसाम में एनआरसी का खैरमकदम तो कर रही है, लेकिन पूरे मुल्क में एनआरसी पर मोहतात रद्द-ए-अमल दे रही है। जमीयत के मुताबिक शहरियत के लिए आबादी के तनासुब के लिए रजिस्टर तैयार करने यानी एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को कानूनी बताया गया है। दूसरी जानिब झारखंड के वज़ीर आला झारखंड में एनआरसी कराने का मुतालबा कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। हमें यह भी याद रखना है कि अनकरीब 3-4 रियासतों में असेंबली के इंतखाबात भी होने वाले हैं। आज ही इलेक्शन कमीशन ने जो है इस मामले को लेकर बैठक की है महाराष्ट्र और हरियाणा के ताल्लुक से। बहरहाल आगे का मरहला आगे होगा। इस वक्त हम बता दें आपको कि हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। प्रमोद स्वामी जी हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे, गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका इस्तकबाल है। और नियाज फारूकी हैं, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप दोनों का इस्तकबाल है। लेकिन पहले आपको एक हम बयान सुनाते हैं इस ताल्लुक से। का वक्त है तो ऐसे वक्त में इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये स्वाभाविक है, क्योंकि मुद्दे जो हैं उससे भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा और चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के या तो मुख्यमंत्री जी हों या उनके चुनाव के प्रभारी हों या अन्य नेता हों, एनआरसी और इस तरह के मुद्दों को सामने लाने का काम कर रहे हैं। एनआरसी इनका कोई मुद्दा रहा ही नहीं है, लेकिन एनआरसी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इनको जो है वोट बैंक की राजनीति करनी है और एक तबके को खुश रखने के लिए ऐसे से मामला, चाहे वो जो भी मामला हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो जितने भी मामला होते हैं, एक विशेष समाज, एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए ऐसे मामला ये उठाते रहते हैं और एनआरसी भी उसी की कड़ी का एक मुद्दा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी पार्टी, खास तौर से झारखंड विकास मोर्चा और भी कुछ ऐसी सेकुलर पार्टी है जो ऐसे इनके बयान की कड़ी मजम्मत करती रही है और पुनः हम एक बार इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। तो अभी आपने सुना ये दो लोगों का जो बयान था, ये कांग्रेस पार्टी और झारखंड विकास मोर्चा, ये दोनों लीडर झारखंड के थे जिनका आपने बयान सुना। दोनों ने कहा है कि झारखंड में अगर वजीर आला रघुवर दास ऐसा बयान देते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आने वाले इंतखाबात को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ मकसद इंतखाबात में किसी तरह से कामयाबी हासिल करना है, उसी को लेकर ऐसी बातें की जा रही हैं। ये उनका एक तरह से कह सकते हैं कि सियासी इल्जाम है। हमारे साथ शबाना एजाज भी जुड़ चुकी हैं, हमारी नुमाइंदा कोलकाता से। आप तीनों मेहमान का, नियाज फारूकी साहब, प्रमोद स्वामी जी और शबाना कोलकाता, आपका बहुत इस्तकबाल है। शबाना, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ममता बनर्जी काफी जो है वो बिल्कुल कहा जा सकता है कि नाराजगी, गुस्सा और एनर्जी सब कुछ उनके खिताब में जाहिर हो रहा था। हालांकि पूरी बात समझ नहीं आ सकी चूंकि वो बांग्ला में कह रही थी। क्या कह रही है ममता बनर्जी? शबाना। बिल्कुल सही आपने कहा कि ममता बनर्जी के आज के जो उन्होंने रैली से, सभा से जो उन्होंने बातें कही है, उनका गुस्सा का इजहार हो रहा था और वो शायद इसी तेवर के लिए जानी जाती है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो एक और देश का बंटवारा होने नहीं देंगी। बंगाल में एनआरसी आसान नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि जिस तरह से आसाम में एनआरसी के नाम पर
लोगों को जो है वो उनकी शहरियत पर सवाल उठाए गए हैं, वो आसाम पुलिस की मदद से, पुलिस की ताकत से एनआरसी मुमकिन हो पाया है आसाम में। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बंगाल और बंगाल की तहजीब और बंगाल की सकाफत को उनसे बेहतर दूसरी पार्टियां नहीं जानती। ये कहना था ममता बनर्जी का। उन्होंने साफ तौर पर आज जिस तरह से लोगों की भी भीड़ थी तो ममता बनर्जी का गुस्सा और भी ज़्यादा उभर कर सामने आया। उन्होंने कहा है कि वो बंगाल में एनआरसी किसी कीमत पर होने नहीं देंगी, और जो उन्होंने साफ तौर पर बात कही है कि एक और देश का बंटवारा जो है वो नहीं होने देंगे। साथ ही साथ आप देखें कि सिर्फ ममता बनर्जी ने आज एनआरसी पर एक बड़ी रैली निकाली, और सियासी तौर पर हम देखें तो ममता बनर्जी कुछ हद तक जिस तरह से भीड़ नजर आई, जिस तरह से सियासी पार्टियां अपनी कामयाबी की जमानत भीड़ को देखकर वो बताती हैं कि जिस सभा में, जिस रैली में, जिस मीटिंग में, जिस जलसे में आवाम की भीड़ जितनी ज्यादा होती है, वो पार्टियां जो है वो उतने ही ज्यादा सियासी तौर पर कामयाब अपने आप को बताती हैं। तो उस तनाजुर में अगर देखें तो ममता बनर्जी की आज की रैली जिस मकसद के लिए बुलाई गई थी और जिस तरह से उनके साथ साथ आम लोग भी उनके साथ साथ चले, उसमें कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस कामयाब तो नजर। सियासी जमातों की बात करें तो उन्होंने भी जो अपना मुद्दा है वो आज जाने नहीं दिया है। आज दिलीप घोष जो बंगाल बीजेपी के सदर हैं और एमपी भी हैं, इन्होंने आज वो कोलकाता पहुंच रहे हैं और 5 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा है, एयरपोर्ट पे कहा है कि बंगाल में जब तक ममता रहेंगी एनआरसी मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो बीजेपी ने भी आज एक नया जो है वो एक पंतरा बदला है, कह सकते हैं कि एक सियासी खेल खेला है। अब बीजेपी अगर बंगाल में एनआरसी लाने में जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपने तेवर दिखाए हैं, और सिर्फ ममता बनर्जी अकेली नजर नहीं आई है। अगर आपको याद होगा, बिल्कुल शबाना, मेरा वही सवाल था, एनआरसी को लेकर क्या ये सिर्फ टीएमसी का मौकफ है या उसे और दूसरी पार्टियां जो वहां हैं, खासतौर से लेफ्ट और कांग्रेस या दीगर पार्टियां, किन किन पार्टियों का साथ मिल रहा है ममता के इस मिशन को? देखिए, ममता बनर्जी के साथ तो आज किसी पार्टी के बड़े लीडरान नजर नहीं आए, लेकिन असेंबली में जिस तरह से एनआरसी पे बहस हुई और जिस तरह से कांग्रेस और लेफ्ट में शामिल तमाम सियासी जमातों ने ममता बनर्जी के साथ दिया और कहा कि वो एनआरसी बंगाल में नहीं चाहेंगे, तो एक तरह से ममता बनर्जी आज अकेली नहीं थी और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को दीगर अपोजिशन जमातों की, जिनमें बीजेपी शामिल नहीं है, उनका साथ मिला है। तो एक तरह से बीजेपी शायद इस मामले पर समझ रही है कि बंगाल में बीजेपी एनआरसी जो है वो बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी अपने तेवर के साथ है, तो दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस भी एनआरसी के मुद्दे पर ममता बनर्जी के साथ कहीं ना कहीं साथ ही खड़े नजर आएंगे। थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ नियाज फारूकी हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और प्रबल स्वामी भी है, बीजेपी से हैं, ये गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नियाज फारूकी साहब, पहले मैं आपके पास आता हूं। जमीयत की आज एक मीटिंग थी, काफी बड़े लेवल पे ये मीटिंग हुई, महमूद मदनी साहब खुद मौजूद रहे, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मीटिंग में एनआरसी को लेकर क्या बातें हुई हैं, और ये एनआरसी ना हो, एनआरपी हो, एनपीआर हो, क्या तय हुआ आज इस मीटिंग में? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि जमीयत उलमा हिंद और उसकी जो मेंबरान हैं उनको काफ़ी तशवीश में मुब्तला किया है सोशल मीडिया ने, और ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जिससे लोगों में खौफ व हिरास पैदा हो। बहुत सी गुमराहकुन बातें भी फैलाई जा रही हैं जी। तो सबसे पहले तो इस मीटिंग का मकसद था कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन हो, ताकि वो सही राय दे सकें और सही कोई लाहे अमल बना सकें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बात वाजे की गई, और आपके थ्रू हम और लोगों को भी ये बात वाजे करना चाहते हैं जी कि ये एनआरसी या एनपीआर या जो है ये जो इलेक्शन से मुताल्लिक जो आईडी कार्ड का मसला है जी, ये सब जो है एक कानून है जिसे हम कहते हैं नेशनल सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये एक्ट जो है पूरे मुल्क के लिए है जी। ये कोई कंट्री या ये कोई स्टेट या कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं है कि इससे कोई कम्युनिटी को डायरेक्टली निशाना बनाया जाए जी। अब इसके मुख्तलिफ चैप्टर हैं। एक चैप्टर आसाम से मुतल्लिक है। आसाम के स्पेशल हालात हैं, उन हालात में ये एनआरसी शुरू हुआ
और उसके लिए स्पेशल कंडीशन है। वहां पे मसला था बंगालियों का, आसामियों का और जो बाहर से लोग आए हैं। लेकिन बातें तो यही की जा रही है नियाज फारूकी साहब, झारखंड के लोग भी यही कहते हैं कि यहाँ घुसपैठिए आ गए हैं बाहर से, और यहाँ के जो सीधे तौर पे कहना है कि यहाँ की जो अकलियत है उनका वो जो है एक तरह से हक मारा जा रहा है। झारखंड के ताल्लुक से वहां के बड़े नेता बीजेपी के ये कह रहे हैं। तो उसका जवाब दिया जा चुका कि ये जो इन्होंने इतने दिनों तक पूरे मुल्क को इस खौफ में मुब्तला रखा और बाद में पता चला कि कुल तादाद जो है वो 19 लाख निकली। 19 लाख में से सिर्फ बताते हैं कि 5 लाख मुसलमान हैं जी, 5 से 8 लाख कहते हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं। बताइए कहाँ 50 लाख की फिगर देखकर ये पूरे लोगों को, सब लोगों को खौफ में मुब्तला किए हुए थे। अब जब ये इन्होंने खुद ही एनआरसी किया तो उसका क्या नतीजा निकला? तो इसलिए जमीयत उलमा हिंद ने सबसे पहले इस इत्मीनान का इजहार किया कि चलो एक ये जो एक बहुत बड़ा भूत खड़ा किया गया था जी, उससे कम से कम मुल्क वालों को पता चला कि ये जो है अपने इंतखाबी फायदे के लिए किस तरह मुद्दे को खड़ा करते हैं। ठीक है। अब ये जो कहते हैं कि हम पूरे मुल्क के अंदर ये एनआरसी लाएंगे, एक आसाम में एनआरसी लाने में कितना वक्त लग गया और कितने रिसोर्सेज लगे। ये पूरे मुल्क में एनआरसी लाएं, हमें क्या प्रॉब्लम है जी। तो जब हमारे साथ प्रमोद स्वामी है, बीजेपी के लीडर है गुवाहाटी से। प्रमोद जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आसाम में एनआरसी वहां लागू किया गया और अगस्त के आखिर में उसकी फहरिस्त भी आ गई, वो एक अलग चैप्टर है। क्या आपको भी लगता है कि आसाम की जो सूरत हाल है, जो परिस्थितियां हैं, वो अलग हैं मुल्क के बाकी दूसरे हिस्सों से? और क्या जिस तरह से झारखंड के कोई बीजेपी के बड़े नेता कभी कहते हैं, खुद वज़ीर आला ने वहां कहा है, सीएम ने, कभी कोई जो है तेलंगाना हैदराबाद के बारे में कहता है, कभी कोई महाराष्ट्र के बारे में कहता है, तो क्या ये एनआरसी मतलब एक हंटर जैसा, मतलब एक खौफ फैलाया जा रहा है इसके जोर से, या वाकई आसाम वाली सूरत हाल भी इधर है? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो सीमावर्ती जो अंचल है वहां एनआरसी की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो घुसपैठ जो है वो सीमावर्ती अंचलों में होती है जी। और घुसपैठ की वजह से क्या है कि पूरे डेमोग्राफी चेंज हो गई और आज जो घुसपैठिए हैं वो आसाम में किंग मेकर बन गए। 70 की माटियों को उन्होंने दखल कर लिया, काजीरंगा की भूमि को उन्होंने दखल कर दिया। और चीफ जस्टिस साहब जो थे उन्होंने भी गुवाहाटी में उन्होंने इस बात का एक जजमेंट में उल्लेख किया था कि आज जो घुसपैठिए हैं वो जो किंग मेकर बन चुके हैं। और ममता बनर्जी जो अभी कुछ देर पहले कह रही थी, मुझे याद नहीं है कब कहा था, अगर आपको याद हो तो बताइएगा कि कौन से चीफ जस्टिस ने कहा था कि घुसपैठिए किंग मेकर बन चुके हैं, थोड़ी मेरी याददाश्त में इजाफा हो जाए। कहां के चीफ जस्टिस? मैं उनका नाम भी बता देता हूं। गुवाहाटी के बिप्लब शर्मा जी हैं चीफ जस्टिस। उन्होंने अपने एक जजमेंट में इस बात को उल्लेख किया, बिप्लब शर्मा नाम है उनका जस्टिस साहब का, कि घुसपैठिए जो हैं वो किंग मेकर बन चुके हैं। और ये जो एनआरसी है, ये इसका सारा काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कोऑर्डिनेटर जो है प्रतीक हजेला साहब को नियुक्त किया। तो इसमें किसी पुलिस का, जैसे ममता बनर्जी कह रही थी, या सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कह दिया था कि सरकार जो है प्रमोद जी, वहां आवाजें उठती रही हैं, खुद बीजेपी के लोगों ने वहां से आवाज उठाई है, कई लीडरों ने। प्रतीक हजेला साहब के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मतलब ये क्यों है, ये रिसेंटमेंट क्यों है इसके खिलाफ? देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि आसाम अकॉर्ड 1985 में हुआ था, उसमें 3D थे, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। माने शिनाख्त की जाए, फिर उनका वोटर लिस्ट से नाम काटा जाए, फिर उनको जहां से आए वहां भेजा जाए। लेकिन जो इतने लंबे समय तक उन लोगों की शिनाख्त नहीं हुई, तो शिनाख्त के लिए एनआरसी की प्रक्रिया चालू की गई। अब एनआरसी की प्रक्रिया चालू होने के बाद में जो धोबड़ी जो इलाका है, जो मानकाचर या करीमगंज, जहां जो सीमावर्ती इलाके हैं, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठी
होने चाहिए थे, वहां सिर्फ 6% घुसपैठियों की शिनाख्त की गई है। और जो कारगिल अलंग इलाका है जहां 6 शेड्यूल लागू है, जहां ट्राइबल्स लोग ज्यादा रहते हैं, इंडिजिनस लोग ज्यादा रहते हैं, वहां 16% लोगों की शिनाख्त की गई है। और जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है हजेला साहब, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का उल्लेख किया कि जो लिगेसी डाटा है उसका मिसयूज हुआ है। तो हम एनआरसी चाहते हैं, लेकिन एक शुद्ध एनआरसी चाहते हैं। और सीमावर्ती जो अंचल है, मतलब अभी आपका कहना है बीजेपी वहां कह रही है कि एनआरसी हुआ है, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, विशुद्ध है, इसमें शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत गड़बड़ियां हैं। नहीं, हाँ, हम यही कह रहे हैं कि इसमें ये शुद्ध एनआरसी नहीं है, इसमें बहुत से भारतीय नागरिकों के नाम छूट गए हैं और बहुत से विदेशी नागरिकों के नाम शामिल हो गए हैं। तो कम से कम जो सीमावर्ती प्रक्रिया पर वहां पर सवाल उठ रहे हैं, कराया जाए। एनआरसी के पूरे प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। प्रक्रिया नहीं, देखिए इतनी बड़ी प्रक्रिया है, उसमें भूल होना स्वाभाविक है। तो हम 20% रीवेरिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। ठीक है, मैं शबाना थोड़ा कर रहे हैं कि कोई तो मैकेनिज्म चाहिए ना शिनाख्त करने के लिए। जी, मैं शबाना के पास जा रहा हूं। शबाना, आपने अभी प्रमोद स्वामी जी को सुना। असम और बंगाल, इन दोनों के बीच काफी जुबान की यकसानियत और इसको लेकर काफी विरोधाभास भी रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ममता बनर्जी ये क्यों कह रही हैं कि पुलिस की मदद से वहां कराया गया और यहां ऐसा होने नहीं देंगे? क्या वाकई वहां पर इस बात को लेकर कोई बहुत बड़ा एक खौफ है कि, या एक बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है अंदेशा है कि बिल्कुल एनआरसी होने जा रहा है बंगाल में? बिल्कुल, आप देखें कि जिस तरह से आसाम, आपने कहा कि आसाम और बंगाल की जुबान में एक सानियत है, तो सिर्फ आसाम और बंगाल ही नहीं बल्कि बांग्लादेशी जो एक बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से आप हमारे दूसरे मेहमान भी कह रहे थे कि जो एनआरसी का जो अहम मकसद था वो था कि घुसपैठी जो है वो हिंदुस्तान में आ गए हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में फैले हुए हैं, इन्हें बाहर निकालना है। तो ये घुसपैठी जिनके बारे में कहा जाता है, ये कहा जाता है कि ये बांग्लादेश से आ रहे हैं। तो क्योंकि बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, आसाम में भी एक बड़ी आबादी बांग्ला जुबान बोलती है, तो ऐसे में आसाम के बाद अगर सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं पे है तो वो है बंगाल में। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने पहले से ही जो है वो अपने जो तेवर हैं वो सख्त कर लिए हैं। और आज जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हुकूमत इस जो एनआरसी किया गया आसाम में वो पुलिस की मदद से किया गया, बहरहाल उनके पास कुछ ऐसी रिपोर्टें होंगी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बातें कही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो आज के इस मंच से उन्होंने साफ तौर पर कहा है, ये भी बताने की कोशिश की गई है कि एनआरसी के मामले पर बंगाल के लोगों में भी बेचैनी है। और बेचैनी की बड़ी वजह यह है कि यहाँ की एक बड़ी आबादी बॉर्डर इलाकों में रहती है जो बांग्लादेश के करीब है और उनकी जुबान बांग्ला है। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इस तरह के इल्जामात मतलब एक डर लोगों को ये है, जिस तरह से अभी प्रमोद स्वामी कह रहे हैं कि वहां जो आखिरी फहरिस्त जारी हुई है एनआरसी की अगस्त के आखिर में, उसमें बहुत सारे ऐसे नाम आ गए जो हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उनका नाम आ गया कि भाई आप हिंदुस्तानी नहीं है। अब ये है कि नहीं है, लोग कह रहे हैं, ये तय कैसे होगा? और जिन्हें हिंदुस्तानी होने की शरीयत, यहाँ की शरीयत का परवाना मिल गया, बताया जा रहा है कि वो दरअसल वो बाहरी हैं। तो एक डर है लोगों में कि कहीं प्रोसेस में या इसकी प्रोसीडिंग में कहीं कुछ गलती ना हो जाए और हम उस गलती के शिकार ना हो जाएं। नियाज फारूकी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये एक सियासी मसला तो नहीं बनाया जा रहा है, इसे एक सियासी मुद्दा तो नहीं बनाया जा रहा है, इसे एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है जैसा इसके बारे में कहा जा रहा है। देखिए, अभी ये कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हुआ और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा एतमाद है। अब दूसरी तरफ ये भी कर रहे हैं कि नहीं, ये शुद्ध नहीं हुआ जी। तो इनकी बातों पे कौन सी बात सही है? सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद किया जाए कि नहीं किया जाए, और ये सही हुआ कि गलत हुआ? तो इससे पता चलता है, मैंने पहले जो रिजल्ट निकला है आसाम के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगह थी जी, वहां पे ये रिजल्ट निकला है। तो बंगाल में करा के ये क्या कर लेंगे? जहां तक ये सवाल है कि जो ममता जी इस सवाल को इस तरह से उठा रही हैं और जिस तरीके से ये पूरे मुल्क में ये फैला रहे हैं कि हम हर जगह एनआरसी लाएंगे, उससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा है और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है।
जहां तक इसका सवाल है कि किसी कम्युनिटी स्पेसिफिक को टारगेट जरूर बनाया गया, लेकिन नतीजा क्या निकला कि जो एक भ्रम कायम किया गया था कि ये सारे घुसपैठिए मुसलमान थे और वहां से मुसलमान बंगाली थे। तो एक तो सवाल था ये कि इशू था बंगाली और आसामी का, फिर उसके बाद इसे मजहबी इशू बना दिया गया। जी, मैं नहीं समझता कि शरीयत का मसला मजहबी मसला है। शरीयत में कहीं भी मजहब नहीं आता। जी, जो भी इस हिंदुस्तान का शहरी है उसका मजहब कुछ भी है, वो हिंदुस्तान का शहरी है। और हमारा ये स्टैंड रहा है, हमेशा से रहा है कि जो भी गैर मुल्की हैं उनको जी, प्रभु जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो इस मुल्क के बाशिंदे हैं उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जी, तो शहरियत का जो मुद्दा है वो मजहब से जुड़ा बिल्कुल नहीं है। शहरियत का मुद्दा सिर्फ इस बात से जुड़ा है कि यहाँ रहने वाला वाकई कोई घुसपैठिया है, दरअंदाज है, या फिर ये कि वो यहाँ का शहरी है। प्रमोद जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि जमीयत के जो नेता बैठे हुए हैं जी, उन्होंने अभी कहा कि ये असामीज बंगाली का मुद्दा है। मैं बिल्कुल इस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ कि ये असामीज बंगाली का मुद्दा नहीं है। ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और कोई भी राष्ट्र इस बात को सहन नहीं कर सकता कि उसके संसाधनों पर जो है, उसके जो संसाधनों पर कोई विदेशी जो है उसका लाभ उठाए, घुसपैठी उसका लाभ उठाए। तो ये भी कहा ना, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ठीक है, नहीं, आपने असामीज बंगाली की बात की। न्याज साहब आप इसको क्लैरिफाई कीजिए। न्याज साहब क्लैरिफाई कीजिए। आप लोग असामीज बंगाली में युद्ध लड़ाना चाहते हैं, ये बात कह के यहाँ पर न्याज साहब क्लैरिफाई कीजिए। कर रहे हैं। अगर ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ममता जी क्या है, अभी भी है, था क्या वो घुसपैठियों, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, प्रबोध जी आपका सवाल लिया गया, उनसे जवाब भी ले लेते हैं ना। प्रबोध जी जवाब लेने दीजिए। न्याज साहब बोलिए। जब आपने सवाल किया तो जवाब भी तो लीजिए। जो घुसपैठिए हैं उनको तो बाहर जाना ही चाहिए ना। फिर आप डबल पॉलिसी क्यों इख्तियार करते हैं कि एक जगह पर जो है वो आपके लिए वो घुसपैठिए हैं, दूसरी जगह वो घुसपैठिए नहीं है, जहां पे आप मजहब का इशू इस्तेमाल करते हैं कि पर्टिकुलर मजहब से ताल्लुक रखने वाला जो है वो घुसपैठिया है और जो दूसरे मजहब का ताल्लुक रखने वाला है आप डिफरेंट मामला करेंगे कि उसको शरीयत देंगे। तो आपने खुद लोगों को शक पैदा किया है। शरीयत का मामला बिल्कुल जो घुसपैठिए हैं वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, वो बिल्कुल। जी, प्रभु जी बोलिए। मैं जवाब दे दूं आपकी बात का। आप 1955 का सिटीजनशिप एक्ट पढ़िए जो नेहरू जी के समय बना था। उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन, क्रिश्चियन और पारसी। आप मुझे लगता है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर सिर्फ इतना है, चाहे वो किसी भी मजहब का कोई हो, अगर वो गैर हिंदुस्तानी है तो उसे यहाँ से निकाला जाएगा। बात सिर्फ इतनी हो रही है यहाँ पर। सिटीजनशिप एक्ट पढ़िए आप। हिंदू यहाँ विदेशी नहीं है। अभी आपने जो कहा है विदेशी नहीं है। मैं आपसे यही तो इस मुल्क का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ है और सिटीजनशिप एक्ट हमने नहीं बनाया, नेहरू जी ने बनाया था। ठीक है, वक्त की बिल्कुल कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, हम फिर कभी इस पर और बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।